मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज बात मंकी पॉक्स की। जब से ये नाम सुर्खियों में आया है, तब से लोगों को कोरोना की दी हुई दहशत याद आने लगी है और आज इसीलिए इसके हर पहलू पर चर्चा बहुत आवश्यक है। जी हां, अफ्रीकी देशों में फैला मंकी पॉक्स वायरस अब तेजी से दुनिया भर में अपने पांव पसार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एमपॉक्स के हालात पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने मामले में एक हाई लेवल मीटिंग भी इसके मद्देनजर रखी, जिसमें एमपॉक्स से जुड़ी तैयारियों को रिव्यू किया गया। कई अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के मामले पाए गए, जिसके बाद 14 अगस्त को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर से एमपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। WHO से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2022 के बाद से 116 देशों में एमपॉक्स के 99,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 208 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हाल ही में पाकिस्तान में भी एमपॉक्स का मामला सामने आया, जिसकी पुष्टि वहां के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की। पड़ोसी देश में मामला मिलने से भारत में चिंता लाजमी है। ऐसे में आज की हमारी चर्चा का मकसद आपको किसी तरह से डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है, जागरूक करना है, आपकी जानकारी दुरुस्त करनी है। इस वायरस के बारे में आपको और ज्यादा इन्फॉर्म करना है। आखिर क्या है एमपॉक्स, कैसे करें बचाव और किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, इन्हीं पर करेंगे खास चर्चा। इस वक्त मेरे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान में केस सामने आया, हालांकि अभी बहुत चिंता वाली स्थिति नहीं है, उसके बावजूद जब पड़ोसी देश में इस तरह के केसेस सामने आते हैं और WHO जिसे इमरजेंसी ऑफ कंसर्न कहता है, इन सब की वजह से भारत में भी एक बेचैनी लाजमी है। किस तरह की स्थितियां हैं? हम देख रहे हैं कई हाई लेवल मीटिंग भी हुई हैं, खुद प्रधानमंत्री भी निगाह बनाए हुए हैं, जरा बताएं। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के लगातार बढ़ते मामलों ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि बीते शनिवार को पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अहम समीक्षा बैठक करी और फिर रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति को लेकर के समीक्षा बैठक की है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी हाल ही में 3 मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। पाकिस्तान और स्वीडन के बाद ताज़ा मामला यह है कि फिलीपींस में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, दर्ज हुए हैं। और जिस तरीके से एशियाई देशों में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं, इससे सरकार चिंतित है और जो 2 समीक्षा बैठक करी है उसके बाद सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं या जो सलाहें दी गई हैं, उसमें प्रमुख तौर पे यह है कि जितने भी एयरपोर्ट है, विशेषकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या जो सी पोर्ट है, वहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी रखने के लिए कहा गया है। खासकर वो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो कि अफ्रीकन नेशन से भारत आ रहे हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। क्लोज ऑब्जर्वेशन रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा गया है। यही नहीं, जितने भी बड़े शहरों में अस्पताल है, वहाँ पर उनको किसी भी स्थिति के लिए अलर्ट रहने के लिए और तैयारी रखने के लिए कहा गया है। भारत सरकार की तरफ से ये भी सलाह और निर्देश जारी किया गया है कि टेस्टिंग सेंटर्स भी रेडी रहें और अस्पतालों में ऐसी स्थिति के लिए पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि अगर कोई मामला सामने आता है तो उसके लिए जो भी डॉक्टर को कदम उठाने हैं, जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके लिए कहीं लापरवाही या देरी ना हो। तो ये निर्देश साफ तौर पे जारी कर दिए गए हैं। लेकिन स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये भी सलाह जारी करी है कि जो भी सैनिटाइजेशन के जो प्रोटोकॉल्स थे, लोग उसका पालन करें और अब खुद वो जो है इस बीमारी के लिए नहीं बल्कि साफ रहने के लिए वो उन चीज़ों का पालन करें जो कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस पहले भी जारी होती रही हैं। कुल मिलाकर के ये बात स्पष्ट है कि WHO ने
अफ्रीकन देशों में जो लगातार मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे थे, उसके बाद इसको पब्लिक इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन घोषित किया था 14 अगस्त को, और अब सरकार भी मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत में मामले नहीं हैं, लेकिन स्थिति से निपटने के लिए और उसको उसको लेकर के सरकार की तरफ से लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और तय समय पर गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो तमाम बातें हमने आपके सामने रखी कि फिलहाल किस तरह की स्थिति है, कहाँ कहाँ मामले सामने आए हैं, सरकार किस तरह से सक्रिय है और निगरानी के साथ साथ एहतियात क्या बरती जा रही है सरकार के स्तर पे, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके स्तर पे। हमारे साथ इस चर्चा में बेहद खास मेहमान शामिल हो रही हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप सीनियर फिजिशियन हैं, हमारे साथ लगातार चर्चाओं में शामिल होती रही हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्लस और माइनस की बात करता हूं, जो इस स्थिति में शायद थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर पिक्चर बता पाएगा। प्लस ये है कि कोरोना के बाद शायद हम और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं किसी भी इस तरह के संकट से निपटने में। प्लस ये है कि लोग भी जाहिर सी बात है एहतियात और बाकी चीज़ों को लेकर और ज़्यादा बेहतर हुए हैं, खासतौर पे साफ सफाई को लेकर जो हमारी आदत है वो चाहे कोरोना की वजह से आई हो, भारत में कम से कम वो बेहतर हुई है। माइनस ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आवाजाही और ख़ासतौर पे एशियाई मुल्क हों, मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीकन देश हों, यहाँ से लगातार आवाजाही होती रहती है। माइनस ये भी है कि ये मौसम जो है उसमें और भी कई तरह की दिक्कतें शुरू होती हैं और उसमें कई बार ये बड़ी मुश्किल हो जाती है डिफरेंशिएट कर पाना। दरअसल मंकी पॉक्स का खतरा कितना बड़ा आप देखती हैं? फिलहाल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानकारी तो आवश्यक है। बिल्कुल प्रशांत जी, आपने एकदम सही सटीक इसका ब्यौरा दिया है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधानी ज़रूरी है और इसीलिए आपका जो ये प्रोग्राम है जिसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि क्या लक्षण है, क्या प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले देखिए, ये समझिए कि जो मंकी पॉक्स है, ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि जानवरों से मनुष्यों में आया है और अब मनुष्यों से मनुष्यों में भी आसानी से फैल रहा है। अगर हम देखें तो अफ्रीका और जो बहुत सारे उसके इर्द-गिर्द देश हैं, वहाँ पर ये संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है और अब जो ये नया स्ट्रेन मंकी पॉक्स का आया है, ये लगभग 116 देशों तक पहुँच चुका है, यानी कि वहाँ-वहाँ ये मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो इस नए स्ट्रेन का अभी तक भारत में कोई भी केस नहीं मिला है। लेकिन जब 2022 में मंकी पॉक्स का पहला इमरजेंसी डिक्लेरेशन डब्ल्यूएचओ ने किया था कि ये एक बीमारी है जिसके प्रति सबको सतर्क रहने की जरूरत है, तब 30 मामले भारत में आ चुके हैं 2022 से लेकर और हम एक एक्सपीरियंस जो है इस डिजीज के साथ ले चुके हैं। केरला में ज्यादातर ये केसेस थे। तो हमें इसके बारे में जानकारी है बीमारी के बारे में और वहीं से अगर हम बताएं तो जो लक्षण ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं लोगों में, उनकी बात करें तो तेज बुखार होना, शरीर में काफी दर्द होना, सर दर्द होना और जो हमारी शरीर की छोटी-छोटी ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन हो जाना। और ये भी देखा गया है कि जब बुखार 1-2-3 दिन में ठीक होता है तब शरीर पे चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं। चेहरे से शुरू होकर बाकी शरीर में धीरे-धीरे ये चकत्ते फैलते हैं। ये जो चकत्ते होते हैं ये दाने का रूप ले लेते हैं और इसमें मवाद या पानी जिसे हम बोलते हैं वो भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है दूसरों के लिए संक्रमित हो सकता है। यानी कि जो व्यक्ति है जिसको मंकी पॉक्स है, अगर आप उसके पास काफी लंबे समय तक बैठ के उससे बातें कर रहे हैं तो उसके मुंह से, नाक से जो कण निकलते हैं छोटे-छोटे, जिसे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, उससे दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि जो व्यक्ति के दानों में से मवाद निकल रहा है, अगर आप उसके संपर्क में आ रहे हैं तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये मवाद जो है चादर पे लग सकता है, वही हाथ जो है बर्तनों में लग सकते हैं। तो अगर आपने उन चीजों को छुआ तो वहां से भी संक्रमण होने की संभावनाएं हैं। जो चौथा तरीका इसमें देखा गया है वो ये सेक्स के द्वारा भी ये संक्रमण फैलता है और खास तौर से जो समलैंगिक लोग होते हैं उनमें देखा गया है कि ये संक्रमण काफी फैल रहा है अमेरिका में। इसलिए ये भी एक तरीका फैलने का है और इसलिए यहाँ भी सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जो व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित होता है वो ये देखा गया है कि जब तक ये दानों में से मवाद बिल्कुल सूख नहीं जाता
तब तक वो व्यक्ति जो है दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए उनको आइसोलेट करना, उनको एक अलग कमरे में रखना, उनकी चीज़ों को अलग करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ों को समझें और इसकी टेस्टिंग भी बहुत सिंपल है। आसानी से पीसीआर किया जाता है, यानी कि थ्रोट स्वैब लिया जाता है या फिर जो ये दाने हैं जिनसे मवाद निकल रहा है, उनका स्वैब लिया जाता है और उससे टेस्टिंग की जाती है कि मंकी पॉक्स है या नहीं है। तो हमें शुरुआती लक्षणों की तरफ खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मामले जो हैं वो आसानी से ठीक हो जाते हैं। मृत्यु दर जो है अभी उतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। बात आपने कही है। देखिए, क्यूरेबल है उस हद तक कि थोड़ा बात हाथ से ना निकल जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी आवश्यक है इस पूरे मामले में। लेकिन बार-बार हम कह रहे हैं कि शो का मकसद आपको इन्फॉर्म करना है, आपको अवेयर करना है, आपको किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार करना है और थोड़ी जानकारी दुरुस्त करनी है। जितने दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सभी की जानकारी बेहतर हो। डॉक्टर स्वाति, जब भी वायरस की बात आती है, डर कोरोना वाला आ जाता है, वो दहशत लोगों के मन में रहती है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से चाहे राज्य विशेष में ही कोई वायरस भले फैल जाए, केरल में भी हमने देखा जिस तरह से नीपा वायरस की बात हुई, हालांकि वो पहले से भी वहाँ अपना संक्रमण फैलाता रहा, लेकिन एक 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 बेचैनी महसूस की जाती है कोरोना से। जाहिर सी बात है आम लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, कोरोना से तुलना में ये कहाँ रखा जाए, क्या किस तरह की स्थिति ये देता है? देखिए, जिस तरह से कोरोना का वायरस इवॉल्व कर रहा था, यानी कि उसके नए-नए स्ट्रेन सामने आ रहे थे, उसी तरह से मंकी पॉक्स भी अभी ऐसा है कि पहले क्लेड 2 था, अब क्लेड 1 आ गया है और ये जो क्लेड 1 है, ये माना जा रहा है कि ये फैलता बहुत तेज़ी से है, यानी कि इसीलिए इतने ज़्यादा मामले जो हैं देखे जा रहे हैं, कई-कई देशों तक ये फैल गया है। लेकिन अगर हम कोरोना से इसकी तुलना करें, तो जो डेल्टा वेव थी, खास तौर से वो तो हमने देखा ही कि उसमें ऑक्सीजन बहुत फॉल हो रहा था, बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा था। ऐसा मंकी पॉक्स के साथ नहीं देखा जाता है। ज़्यादातर मंकी पॉक्स के जो मामले हैं, वो आसानी से ठीक हो जाते हैं घर में रहकर। दूसरा, कोविड में हम ये देखते थे कि थोड़ी देर भी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जिसे कोरोना है, तो दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी संक्रमित हो रहा था। जबकि मंकी पॉक्स के साथ देखा जा रहा है कि अगर आप लंबे समय तक उस व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, एक अमूमन तौर पे लगभग 4 घंटे, 5 घंटे आप उस व्यक्ति के आस-पास हैं, इर्द-गिर्द हैं, उससे बातें कर रहे हैं या उसके साथ हैं, तब ये संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ये इतनी तेज़ी से फैलने वाला वायरस नहीं है जैसे कोविड था। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप शुरुआती लक्षण पहचान करके टेस्ट करा लें और खुद को आइसोलेट करें, तो आप घर के जो बाकी लोग हैं या आपके मित्र हैं, उन सबको ये संक्रमण फैलाने से बच सकते हैं। चौथी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, देखिए इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर की, उस पर हमें निरंतर कार्य करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नए-नए तरह के वायरस अब आने लग गए हैं और ये सीज़नल फ्लू का भी समय होता है। इस समय जैसे आपने कहा और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो फैल रही होती हैं। तो अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, तो इन सभी वायरसेस को हम अपने से दूर मेरे रख पास समय सकते हैं कम और है साथ डॉक्टर ही स्वाति, मैं एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना में हमने देखा गर्भवती महिलाओं जिनको अस्थमा और बाकी तकलीफें थीं, उनके लिए विशेष हिदायतें थीं, उनको लेके ज़्यादा कंसर्न्स थे। इस वायरस के साथ आप किस तरह के पेशेंट्स को थोड़ा और ज़्यादा हिदायत देने की बात कहेंगी? हम एक बार फिर कह रहे हैं, भारत में ये केसेस नहीं हैं, तो इसलिए घबराइए मत। बस हम एक स्थिति की कल्पना करते हुए बस इंफॉर्मेशन देने के इरादे से ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक तो जो समलैंगिक लोग हैं, जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, ये लोग ऐसे हैं जो इस वक़्त ज़्यादा रिस्क पर हैं मंकी पॉक्स डिज़ीज़ के। दूसरा, जो लोग ऐसे कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं जहाँ ये संक्रमण ऑलरेडी फैला हुआ है। और तीसरा हम बोलेंगे जो बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें ये इन्फेक्शन काफ़ी देखा जा रहा है अफ्रीका वगैरह में। इसलिए इस वर्ग को एक ऐसा वर्ग माना गया है जहाँ संक्रमण फैल सकता है। तो इन सबको सुरक्षित हमें रखने की ज़रूरत है और इसीलिए प्रोटेक्टेड सेक्स, आप किसके साथ सेक्स कर रहे हैं या आप जिन लोगों के
साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वो लोग कोई ऐसी कंट्री से होकर तो नहीं आए हैं जहाँ मंकी पॉक्स फैला है, उनको उस तरह के कोई शुरुआती लक्षण तो नहीं है। इन सब चीज़ों के प्रति आपको काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत है। वहीं हाइजीन का ध्यान रखिए, हाथों को लगातार समय से साबुन पानी से धोते रहिए। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जहाँ डर है कि ये लोग काफ़ी ट्रैवल करके आए हैं, तो मास्क लगाना मत भूलिए और किसी ऐसे व्यक्ति की जो चीज़ें हैं, उनकी बेडशीट्स हैं, उनके कपड़े हैं, उनके बर्तन हैं, उनसे थोड़ा वर्जित रहिए, दूर रहिए। तो ये तरीका है जिससे कि आप आसानी से सुरक्षित रह सकते हैं। करेंगे डॉक्टर स्वाति, आपने समय निकाला और इस खास विषय पर आपने रोशनी डाली और हर पहलू को बहुत ही स्पष्ट और आसान भाषा में हमारे दर्शकों के सामने रखा। तो निचोड़ यही है कि आपको खुद को थोड़ा सा सावधान रखना है, थोड़ा सतर्क रहना है। जो जो बातें बताई गई उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और देखिए, कोई भी संक्रमण जो है वो आपकी इम्यूनिटी से बड़ा नहीं हो सकता, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। और इसके साथ ही तमाम एहतियात रखना होगा, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान तक ये वायरस पहुंच गया है, इसलिए भारत में भी चिंताएं बढ़ रही हैं। थोड़ा सा लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है और यही वजह है कि हमने आपको जागरूक किया। बहरहाल, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बैठक की। इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बैंकों के प्रदर्शन और उनके बाकी पहलुओं को लेकर एक तरह से ये कह सकते हैं रिव्यू मीटिंग थी, क्या बातें निकलकर सामने आई, क्या निर्देश मिले? देखिए, आज दो बैठकें हुई। जो पहली बैठक थी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के परफॉर्मेंस रिव्यू से संबंधित थी, और जो दूसरी बैठक थी वो जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके परफॉर्मेंस से संबंधित थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी। बजट के बाद ये बैठकें हो रही थी, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरआरबीज का जो परफॉर्मेंस है उसको कई पैरामीटर्स पर रिव्यू किया गया। अगर पीएसबीज की बात करें तो उसके लिए 6 की पैरामीटर्स डिसाइड किए गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था डिपॉजिट ग्रोथ, जो कि कंसर्न है इस वक्त सरकार के लिए और खासकर बैंकों के लिए भी। लिहाजा इस बात पर फोकस किया गया कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें तेजी लाई जाए। उसके लिए जो न्यू स्ट्रैटेजी है वो बैंकों को अपनाने की ज़रूरत है, और इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कस्टमर्स के पास इस वक्त कई इन्वेस्टमेंट मॉडल अवेलेबल हैं। लिहाजा जो चुनौतियां हैं उसको कैसे डील किया जाए और कैसे कस्टमर्स को और ज़्यादा बेहतर सर्विसेज बैंक्स दें, ताकि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बढ़ाने में मदद मिले। इसके अलावा जो असेट क्वालिटी है बैंक्स की, उसकी भी समीक्षा हुई। साइबर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट मसला था जो कि इस बैठक में चर्चा हुई, जिसमें बैंकों को खास निर्देश दिया गया कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे कई तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं। बैंकों का जो सिस्टम है उसको ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो साइबर फ्रॉड्स है उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं, लिहाजा उसको लेकर ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। इससे संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस हैं बैंकों को दिए गए। साथ ही साथ जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उसमें क्रेडिट ग्रोथ की क्या स्थिति है उसकी भी समीक्षा हुई। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट मसला था एमएसएमईज को के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट ग्रोथ में किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए, उसको लेकर बैंकों की क्या रणनीति है। बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसको कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, इस मसले पर भी फोकस किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट मसले थे, की पैरामीटर्स थे जिस पर कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। जहां तक आरआरबीज का सवाल है उसके लिए 7 की पॉइंट्स डिसाइड किए गए थे, 7 पैरामीटर्स थे जिसके आधार पर उनके परफॉर्मेंस की समीक्षा हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था डिजिटलाइजेशन का। पिछली बैठकों में कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे आरआरबीज को कि वो अपने सर्विसेज को ज़्यादा एडवांस करें, कस्टमर से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। लिहाजा उसकी समीक्षा हुई और खास निर्देश दिए गए। साथ ही साथ 1 स्टेट 1 आरआरबी के कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा हुई कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टेट में
एक ही आरआरबी हो। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा हुई, कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर चर्चा जरूर हुई। इसके अलावा एमएसएमईज को लेकर क्रेडिट फ्लो की क्या चुनौतियां हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाई जाए, आरआरबीज की भूमिका इसमें और क्या खास हो सकती है, इन मसलों पर चर्चा हुई। ये बैठकें अब दोनों बैठकें अब खत्म हो गई है और इससे संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आरआरबीज और पीएसबीज को दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि अगली बैठक में जो एक्शन लिए जाएंगे बैंक्स की तरफ से और आरआरबीज की तरफ से उसकी समीक्षा होगी। जी शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बैंकों की तमाम अलग अलग पहलुओं पर समीक्षा, उनके प्रदर्शन की समीक्षा और अहम निर्देश वित्त मंत्री ने दिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।